आपको पता है लोगों का ख़ास इंटरेस्ट हो गया है यूपी में बढ़ते हुए क्राइम की तरफ और यूपी माफिया की तरफ। तो वी जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू स्पीक टू मिस्टर सिंह हु इज एन एक्सपर्ट। सबसे पहला वाकया जिसके लिए आप शायद इंटरेस्टेड भी होंगे, अतीक अहमद का। अतीक अहमद की शुरुआत मेरे सामने हुई। आर्म ट्विस्टिंग किया, किसी को थ्रेटन किया। उसने मेरे एक सब इंस्पेक्टर को बहुत गाली दिया। यू आर रेडी फॉर एनी कॉम्बैट? I was ready for any combat and I was very ready to arrest him. There was no going back. अगर आपने मुझको अरेस्ट किया तो यहाँ गोलियां चलेंगी और हजारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर गोली चलेगी तो आप भी मारे जाओगे और आपके लोग भी मारेंगे, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। चांद बाबा करके एक क्रिमिनल होता था। चांद बाबा वॉज मच मोर ब्रेडेड देन अतीक। उसके दूसरे दिन उसका मर्डर हो जाता। उस समय भी ये शक था कि चांद बाबा को मारने में मत का हाथ है। फाइंड द मोटिव, यू फाइंड द किलर। मुंबई में एनकाउंटर्स कर रहे थे वो लोग। कहावत कि बिल्ली पहले रोज दूध पीने आए तभी उसको मार दो ताकि बिल्कुल सही है और वही आजकल हो रहा है। मुंबई वाले जो माफिया थी यूपी से भी जो है लोगों को इम्पोर्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल अबू सालिम के जमाने में। बिल्कुल। और उसमें अबू सलीम ने उस पॉलिटिशियन से कहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आजमगढ़ पुलिस को बताएं अगर वो इस तरह तंग करेंगे तो आजमगढ़ का भी वही हाल होगा जो मैंने मुंबई का किया। पुलिस भी बढ़ावा देती है इन अपराधियों के बड़ा होने में। बिल्कुल देती है। Was Atiq Ahmed a state killing the way he was killed? It been suspected कि उसको state ने जो eliminate कर दिया the way he was killed. गुड इवनिंग दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस एपिसोड में जहां हम आपको आज उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब ओपी सिंह साहब से मिलवाएंगे। आपको पता है लोगों का ख़ास इंटरेस्ट हो गया है यूपी में बढ़ते हुए क्राइम की तरफ, यूपी के बाहुबलीज और यूपी माफिया की तरफ। यानी लोगों ने मुंबई माफिया के बारे में सुन के लोग थक गए हैं ज़रा सा। तो वी जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट टू स्पीक टू मिस्टर सिंह हु इज एन एक्सपर्ट। आई वुड से कि इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं एंड आई अर्ज यू ऑल, आप सबसे मैं इस बात की ख़ास निवेदन करूँगा कि आप वो दोनों किताबें पढ़ें और आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी बेहतरीन रिसर्च और कितनी बेहतरीन कलाकारी की है उस किताब को लिखने में। यानी जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, तो आप किताब जब पढ़ रहे होंगे तो आप वो चीज़ें देख रहे होंगे। बट बिफोर वी गो टू द बुक, मिस्टर सिंह इज हियर और हम उनसे साक्षात बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनाब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने कौन से बैच ऑफ आईपीएस में से थे आप? जैदी साहब, मेरा 1983 का बैच है जी। इंडियन पुलिस सर्विस का। जी रहने वाला तो मैं मूलतः बिहार का हूँ, जी। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश अलॉट किया गया। अच्छा और उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग के बाद जब मैं वहाँ गया जी। तो जितने भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जितने भी बड़े बड़े जिले हैं या संवेदनशील जिले हैं उन सबों में मैं पोस्टेड रहा हूँ। जी। चाहे वो आजमगढ़ हो, मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, मेरठ हो, जी बुलंदशहर हो, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं, जी उन सबों में मैं किसी न किसी रूप में एएसपी से लेकर डीजीपी तक रहा हूँ। और डीजीपी जब रहा तो समझिए पूरा प्रदेश ही जी ऑफ में कोर्स पोस्टिंग रही। जी। तो मैं 1983 का मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ और उसके बाद धीरे धीरे और बीच में मैंने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डेपुटेशन किया। अच्छा। मैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में रहा। और उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भी रहा। वहाँ जी 7-8 साल में रहा। अच्छा और मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस को हेड किया। जी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको एनडीआरएफ कहते हैं। जी एनडीआरएफ के बारे में सभी लोग वाकिफ हैं जी। कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स होता है या मैन मेड डिजास्टर्स होता है तो एनडीआरएफ इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन जी जो तुरंत आती है और वो आपदा प्रबंधन करती है। जी और ये पिछले 20-22 सालों से ऐसा हो रहा है। 2005 या 2006 में इसका वो हुआ। और मैं समझता हूँ कि भारत के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, जी क्योंकि दुनिया के लोग इससे सीखे। और हमने स्वयं एज डीजी एनडीआरएफ जी। हमने नेपाल के भूकंप में खुद इंडियन टीम को लीड किया 2015 में। जी और प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया, हम्म जब वहाँ पे 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया, जी तो सबसे पहली टीम जो बाहर से आई वो इंडियन टीम थी। और हम लोग उसी दिन मात्र 6-7 घंटे में काठमांडू पहुंच गए
और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, लोगों की जानें बचानी शुरू की और सबसे पहली रात को ही हमने 7 लोगों को की जान बचाई, उनको निकाला। जी। तो ये मेरा पहला है कि मैंने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स को जी। लीड किया। उसके बाद मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स को भी मैंने एसडीजी के रूप में काम किया। अच्छा। और आप जानते ही हैं कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के रूप में माना जाता है। जी। और पूरे देश में लगभग 400 से ज़्यादा ऐसे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिनकी सुरक्षा और क्रिटिकल एसेट्स जितने भी हैं, चाहे वो इसरो हो या स्पेस हो, न्यूक्लियर प्लांट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, बोर्ड्स हों, इन सबों की सुरक्षा जो है सीआईएसएफ करती है। और मैंने जब सीआईएसएफ का मैंने चार्ज लिया तो लगभग 60-65 ऐसे थे एयरपोर्ट्स जो इंडिया में ऑपरेशनल थे, जी। उन सबों की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के ऊपर थी और मैंने एविएशन सिक्योरिटी में जो है काफ़ी काम किया। तो उसमें सीआईएसएफ के कार्यकाल के दौरान में कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, कोई एपिसोड आपको याद है जो आपके टेन्योर में हुआ, जो आपको याद रह गया? सीआईएसएफ जो है वो बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट फोर्स है। जी। और जब मैं एविएशन सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो कई ऐसे मौके मिलते हैं, कई ऐसे मौके मिले हमें जी। जिसमें हमने अपने प्रदर्शन बिहेवियर का बहुत अच्छा किया। जी। मुझे याद है मुंबई एयरपोर्ट पे भी ऐसे कई मौके मिले जिसमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, जी। उस पर हम लोगों ने काम किया। जी। और खासकर उन लोगों पे भी काम किया जो जो फिजिकली चैलेंज थे, जी। उनकी सुरक्षा और उनको स्क्रीनिंग कैसे किया जाए, उनको फ्रिस्किंग कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता जी। था। और साथ ही साथ ये भी होता था कि आप कितने सीमलेस तरीके से किसी पैसेंजर, किसी हवाई यात्रा को वो करें, सुगम बनाएं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 2017 के पहले जी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी वायुयान से, किसी फ्लाइट से, जी। तो अगर आपके पास हैंड बैगेज है तो उसका भी टैग लगता था और उसमें स्टैंपिंग होती थी, जी। जो हमने 2017 में उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा। हमने रिसर्च किया कि जो लोग चेक इन बैगेज के साथ आते हैं और जो लोग हैंड बैगेज के साथ केवल ट्रैवल करते हैं, उन दोनों में 40% टाइम की बचत की जा सकती है यदि हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करें। अच्छा। और हमने हैदराबाद एयरपोर्ट पे सबसे पहले शुरू किया जी। और वहाँ हमने एक डेडिकेटेड कॉरिडोर किया उन लोगों के लिए जो केवल हैंड बैगेज ले जाते हैं। अच्छा। उनको बायोमेट्रिक्स की तरह हमने किया, नए स्क्रीन लगाए, मशीन वगैरह लगाए और इस तरह हमने 40% टाइम की बचत की। जी। वो सिस्टम हमने देश के अन्य एयरपोर्ट्स पे भी मैंने किया, जी। इंक्लूडिंग मुंबई। जी। और अब आज की स्थिति ये है कि उसमें हैंड बैगेज में अब कोई टैग नहीं लगता, जिससे न केवल पैसेंजर्स को बल्कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को, एयरलाइंस ऐप ऑपरेटर्स को, सभी को बहुत सुविधा हुई। जी। तो ये एक आमूल परिवर्तन किया गया मेरे समय में, सीआईएसएफ में मैंने किया। और इसके लिए हमें बहुत सपोर्ट मिला ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी के द्वारा, एयरपोर्ट्स के द्वारा, एयरलाइंस के द्वारा। जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक कदम था। मुझे याद है कि एक बार एक महिला को की छेड़खानी हो रही थी फ्लाइट में, जी। और वो महिला मुंबई से जा रही थी जी। और एक लेडी लॉयर जो है वो वो उसके को पैसेंजर थी, वो भी बगल कहीं पे बैठी हुई थी। मेरे सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ ने इतना बढ़िया उसको हैंडल किया कि उस लेडी ने मुझको पत्र लिखा और कहा कि मैं लोकल पुलिस को भी इतनी अच्छी तरह हैंडल करना देख नहीं पाती हूँ जो सीआईएसएफ ने किया। और ये आपके प्रोफेशनलिज्म की बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि अमंगस्ट ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस, और न केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस बल्कि स्टेट पुलिस से भी एक ह्यूमन इंटरफेस किस प्रकार स्टैब्लिश हो सकता है और एक ह्यूमन इंटरफेस को हम किस प्रकार पॉजिटिव वे में देते हैं, ये बहुत मायने रखता है और वो सीआईएसएफ करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो उसका समाधान तुरंत हो पाता है। जी। तो ये सीआईएसएफ कभी-कभी दे गेट वेरी रूड एंड समटाइम्स दे आर वेरी एरोगेंट, सो वो थोड़ा-सा मुद्दा बन जाता है। वो कभी-कभी मुद्दा बन जाता है, लेकिन उसके लिए इतनी ट्रेनिंग दी जाती है जी। कि उनको लगता है कि ये मुद्दा बनने ना दिया जाए। लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि एज़ कम्पेयर टू लोकल पुलिस, जी। वो मुद्दा हमारे सीआईएसएफ में उतना नहीं रहता है। हमने देखा है कि उनकी ट्रेनिंग, उनका बिहेवियर, उनकी प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिक दक्षता, जी। ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको एक परिपक्व पुलिस ऑफिसर बनाता है। तो मतलब हमारा जो मैंने एक आध बार जो नोटिस किया, कुछ सीनियर सिटीजन महिलाएं थी जो उनको जो फ्रिस्क किया गया, सो दे वर वेरी अपसेट अबाउट इट। दे सेड कि दे ऑलमोस्ट फेल्ट मॉलेस्टेड जिस तरह से उनको फ्रिस्क किया गया था और जहाँ जब उनकी तलाशी ली गई थी।
तो मुझे लगा कि शायद उन चीज़ों में थोड़ा सा सेंसिटिव होना ज़रूरी है। नहीं, कुछ केसेस होते होंगे, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जी और इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। जी जैसे आप देखिए कि दिल्ली मेट्रो में 28 से 29 लाख पैसेंजर्स प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं, जी और उनकी सारी जिम्मेदारी सुरक्षा की जी सीआईएसएफ को होती है। जी इतनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप सोचिए कि 30 लाख के लगभग की आबादी जो है प्रतिदिन अगर ट्रैवल कर रहा है, वो भी दिल्ली मेट्रो में, तो उसको एक ह्यूमनली बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करना। सही। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरत है कि जो पुलिस लीडरशिप हो सीआईएसएफ की, वो निरंतर ट्रेनिंग देती रहे, निरंतर इस बात का जिक्र करते रहे कि नहीं, हम वी आर फॉर द पीपल, हम पैसेंजर्स के लिए हैं, हम उनकी सुविधा के लिए हैं, और न कि हम अपनी सुविधा के लिए हैं। सही है सही है। तो हम अब थोड़ा सा आ जाते हैं यूपी की तरफ, जहाँ पे आपने इन सेंसिटिव सिटीज़ में जो आपने जो पुलिसिंग की है, तो हम जानना चाह रहे थे कुछ आप वहाँ के एक दो इंटरेस्टिंग वाक़यात बताते थे। विल कम बैक टू योर अदर पोस्टिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूटेशन था आपका, बट टेल मी सम इंसिडेंट्स जो आपने यूपी के अंदर अलग अलग शहरों में आपको जो अनुभव हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है आपको। देखिए, सबसे पहला वाक़या जिसके लिए आप शायद इंटरेस्टेड भी होंगे, कि अतीक अहमद का। जी आप सभी जानते हैं कि अतीक अहमद इज़ नो मोर नाउ, जी जी ही वाज़ किल्ड। जी और अतीक अहमद जो है वो एक प्रयागराज का रहने वाला था। उस समय इलाहाबाद इसको कहते थे, और मैं 88 टू 90 जी इलाहाबाद में मैं पोस्टेड था जी एज एसपीसीटी। जी एसएसपी जो हैं वो बॉस होते हैं, और उसके अंडर में एसपी रूरल होते हैं और एसपी सिटी होते हैं। ओके वहाँ पुलिस कमिश्नरेट उस समय नहीं था। आज पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हैं, अच्छा लेकिन उस समय एसएसपी जो है वही हेड ऑफ द फोर्स होते थे, और उनके ऊपर डीआईजी और आईजी वगैरह होते थे। तो मैं एसपी सिटी था, दैट मीन्स कि इलाहाबाद शहर का पूरा जिम्मा मेरे ऊपर था। जी और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बता रहा हूँ कि 89 या 88 में, जी 89 में इलेक्शन हुआ। जी वो इलेक्शन जो है स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना था, और उस स्टेट असेंबली के इलेक्शन में अतीक अहमद ने भी पर्चा भरा। जी उस जमाने में उतना कुख्यात था वो उस समय नहीं था, अच्छा उस समय कुख्यात नहीं था, जी और लेकिन था, क्रिमिनल था, बहुत छोटे दर्जे का क्रिमिनल जी था, जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिया करता था, और उसी में जो है बूटीज वगैरह बंटते थे। कोई वेल नोन क्रिमिनल नहीं था जी कि जिसके ऊपर कोई टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए या इस प्रकार का लीगल एक्शन लिया जाए, लेकिन वो बेसिकली रेलवेज से संबंधित था। रेलवेज में जो टेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे आप जानते हैं कि रेलवेज में बहुत सी चीज़ों की नीलामी होती है, जी जो लोहे के सामान हैं या कोयला, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, जी जिसमें कि वो क्रिमिनल वे में किया करता होगा, आर्म ट्विस्टिंग करके आर्म ट्विस्टिंग किया, किसी को थ्रेटन किया, किसी से कुछ पैसे ले लिए, जी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बहुत ही अव्वल दर्जे के नहीं होते थे, कोई करोड़ों और लाखों और करोड़ों में नहीं होते थे, छोटे मोटे होते थे, जिससे उसका कन्फाइनमेंट जो था वो वहीं का था। ही वाज अ बडिंग गैंगस्टर एट दैट एब्सोल्युटली, ही वाज अ बडिंग गैंगस्टर, यू मे से, जी इन इयर्स या कम। राइट उस समय एक चांद बाबा करके एक क्रिमिनल होता था, और जी चांद बाबा जो है हमारे एसपीसीटी बनने के समय पे वो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद था, जी लेकिन वो छूट गया इलेक्शन के कुछ दिन पहले, उसने वो छूट गया। हम्म। और चांद बाबा वाज मच मोर ग्रेडेड देन अतीक। अच्छा। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि चांद बाबा के गैंग का ही अतीक था, और अतीक जो है उसको अपना बॉस मानता था, उसको अपना गुरु मानता था। जी जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो चांद बाबा ने इलेक्शन में उसने भी पर्चा भरा, और इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशंस जब भरा, जी और इसी बीच जो है अतीक अहमद ने भी डिसाइड किया कि मैं भी नॉमिनेशंस भरूंगा। ये चांद बाबा को अच्छा नहीं लगा। अच्छा है चांद बाबा नेवर वांटेड समवन एल्स, बिकॉज वो इतनी सेफ कंस्टिट्यूएंसी थी जिसमें चांद बाबा जीत सकता था, अच्छा और ये उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कई शागिर्द शागिर्द विरोध खड़ा हो गया कि वो कर रहा है। जी मुझे अभी भी याद है कि चांद बाबा उस समय कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि उल्टी सीधी बातें बोलता था। मुझे अभी भी याद है कि इलेक्शन के दौरान वो एक बार मेरे ऑफिस में आया चांद बाबा, और करीब रात का 10:30-11 बज रहा होगा।
मेरा ऑफिस जो है वो कोतवाली के पास ही, कोतवाली के बगल में था। उसका आना हुआ और मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो टेबल, ऑफिस टेबल था वो तो वजह इसलिए थी कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका, इसलिए बाहुल्य इलाका था, इसके कारण। अच्छा, या यू आर राइट। जी तो चांद बाबा के आने से वो मुझसे मिलने आया। जी बट आई विल टेल यू वन थिंग कि चांद बाबा मुझको बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसने मेरा नाम सुन रखा था, 1-2 बार मुलाकातें हुई थी, और वो मुझको कहता था कि ओपी सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति ही ऐसे ऑफिसर होने चाहिए। तो वो कोई शिकायत लेकर मेरे पास आया। मुझे अभी भी याद है कि जब सनमाइका का टेबल था जिस पे उसने भी चाबी का गुच्छा रखा, तो बहुत जोर की आवाज़ आई। मुझे बुरा भी लगा कि उसकी ऐसी हिम्मत की एसपीसीटी के सामने इस प्रकार करता है। लेकिन अच्छा, इलेक्शन का दौर था, वो नॉमिनेटेड मैंने वो कैंडिडेट था, फाइटिंग कैंडिडेट था, तो भी देयर वाज अ प्रोटोकॉल। जी और उसने मुझसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यहाँ के, उनके खिलाफ मुझे शिकायत करनी है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, खैर हो सकता है कुछ इलेक्शन रिलेटेड कुछ बातें हुई होंगी। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की और मैंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ। और वो इसी बीच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मेरे पास फ़ोन आया। इमेजिन कीजिए, उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो लैंडलाइंस होते थे। लैंडलाइंस पे ही कोई वार्ता होती थी, कोई संवाद होता था। तो लैंडलाइन में घंटी बजी, मेरे टेलीफोन ऑर्डली ने कहा कि साहब, डीएम साहब बात करना चाहते हैं। मेरे सामने चांद बाबा बैठा है, मैं इस तरफ बैठा हूँ और फ़ोन आता है, और फ़ोन मैं कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की, उस व्यक्ति का फ़ोन मेरे पास उस समय आता है। यू कैन इमेजिन कि मेरी स्थिति क्या होगी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं उसको कह रहा, मैं डीएम साहब को ये कह रहा था कि सर मैं अभी आपसे बात करता हूँ। जी एंड दिस गाय, ये जो चांद बाबा है, वो निरंतर शिकायत कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ये किया, वो किया। फिर मैंने उसको समझाया, फ़ोन इधर रखा, समझाया, मैंने कहा कि मैं देखूंगा। वो चले गए। चांद बाबा के जाने के बाद जो है, उसके दूसरे दिन उसका मर्डर हो जाता है। चांद बाबा का चांद बाबा का चांद बाबा का मर्डर हो गया। और मर्डर जो है करीब रात में, शाम के वक्त 7, साढ़े 7, 8, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है। जी मैं तुरंत स्पॉट पे पहुंचा तो देखा कि सारी, कैसे हुआ था इसका मर्डर, क्या था मोटिव ऑपरेंडी? एक्चुअली वो कहीं पे एक खाने के स्थान पे वो कुछ खाना चाह रहा, कुछ ले लिया था, कबाब जी था या क्या था। जी और इसी बीच एक गाड़ी आई और उसने फायरिंग किया वहां पे। जी और उसका टारगेटेड किलिंग थी। जी सब लोग जानते थे कि चांद बाबा को मारने के इरादे से ही वो आए थे। जी और उसके बाद चांद बाबा वाज शॉट डेड। जी हम जब तक पहुंचे, उसके बाद चांद बाबा को हम लोग और उसके रिश्तेदारों ने, सब पुलिस की मदद से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। बट बाय द टाइम ही रीच्ड हॉस्पिटल, ही वाज ब्रॉट डेड। जी चांद बाबा के फादर से, उसके अब्बा से मैं कहता रह गया कि आप जिस पे भी शक है आप बताइए। बड़ी दुख की बात है कि उस समय भी ये शक था कि चांद बाबा को मारने में अतीक अहमद का हाथ है। और सभी लोग दबी जुबान से ये कह रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बोलने की। फाइंड द मोटिव, यू फाइंड द किलर। यू फाइंड द मोटिव, फाइंड द किलर। जी एंड उसके फादर ने मना कर दिया कि जी मैं अननोन किलर के बारे में, हम अननोन मुकदमा दर्ज करूंगा, मैं, मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का नाम ले सकूं। धमकाया गया था उन लोगों को। जो भी है, धमकाया गया था और ये किया गया था। उसके बाद ये केस जो है वो एक तरह से ठंडे बस्ते में हो गया। नो, किलिंग नेवर गॉट सॉल्व्ड, नो, नेवर डिटेक्टेड। जी बट द फैक्ट रिमेन्स कि दैट वाज द फर्स्ट बिगनिंग, जी दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द होल थिंग, जी जिसमें अतीक अहमद ने अपने वर्चस्व को दिखाया हम्म, कि चांद बाबा जैसे क्रिमिनल को भी, और चांद बाबा जो कि क्रिमिनलिटी करता था, लेकिन उस समय उसके खिलाफ मुकदमे जो थे वो पेंडिंग चल रहे थे, और उसने जो है दिखाया कि हम उसको भी मार सकते हैं। एक तरह से उसका बोलबाला हुआ, उसकी तूती बोल, अपने ही गुरु की हत्या करके। अपनी गुरु की हत्या करके। जी और उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली जीत गया, इलेक्शन में जीत गया। और ये बात तब हुई जब वोटिंग हो चुका था। जी अगर वोटिंग नहीं होता तो शायद वो काउंटरमांड हो गया होता इलेक्शन। जी लेकिन वोटिंग और काउंटिंग के बीच की ये बात है। अच्छा मतदान और मतगणना गणना, जो थी, उन दोनों जी। के बीच का है, इसलिए उसको कैंसिल नहीं किया गया। जी एंड ही वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ओके अतीक अहमद बिकेम, MLA, फर्स्ट टाइम ही बिकेम इंडिपेंडेंट एमएलए। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हमको इसलिए लगता है हम्म, कि अतीक अहमद की शुरुआत कैसे हुई, मेरे सामने हुई, मैंने उसको देखा। उसके 5-6 महीने के अंदर ही उसने मेरे एक सब इंस्पेक्टर को बहुत गाली दिया। अच्छा, अतीक अहमद ने, बीइंग एन एमएलए, और उसने गाली दिया धूमनगंज थाने में। जी उसने फ़ोन किया, अपने धूमनगंज थाने का ही वो निवासी था, उसी के क्षेत्र का था। और अतीक अहमद ने फ़ोन किया थाने पे
कि मैं एसओ से बात करना चाहता हूँ, स्टेशन ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ. स्टेशन ऑफिसर वाज पेट्रोलिंग समवेयर. जी. दिस वाज डे टाइम एंड प्रोबेबली इट वाज सैटरडे और संडे. उसने 3-4 बार फ़ोन किया और उस सब इंस्पेक्टर ने 3-4 बार ये पोलाइटली कहा कि अभी एसओ साहब नहीं हैं, जब आएंगे तो सबसे पहले मैं आपसे बात कराऊंगा. जी. उसने इसको गलत समझा, उसने इसका संदेश दूसरे तरीके से लिया. उसने समझा कि एसओ जो है वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, या व्हाटएवर मे बी द रीज़न, ही मे हैव सर्टेन जेन्युइन ग्रीवेंसेस, जेन्युइन कंप्लेंट्स. और उसके बाद जो है उसने गाली देना शुरू किया जी. और कहा मैं अभी आता हूँ और मैं तुमको ठीक करता हूँ. हम्म. सब इंस्पेक्टर ने मुझको फ़ोन किया जी. और कहा कि सर मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका है जिसमें मैं इस तरह ह्यूमिलिएट हुआ हूँ हम्म. कि अभी अभी एक नए एमएलए बने हैं और उन एमएलए साहब ने मुझको ऐसा कहा, हम्म. जबकि मेरी कोई गलती नहीं है. मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि एसओ साहब नहीं है मौजूद, जी. और उन्होंने मुझको बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी और ये मुझको मेरे मतलब मेरे ऑनर के लिए बहुत ख़राब चीज़ है. आई फेल्ट बैड. मैंने कहा कि ये मेरे अंडर में सब इंस्पेक्टर काम कर रहा है, जी. और एक लीडरशिप की भावना से मैंने कहा कि इमीडिएटली केस रजिस्टर करो. और पहली बार उसको एमएलए के खिलाफ, मैंने पहली बार, पहले भी केसेस हुए लेकिन एज एमएलए हम्म. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. तो ये पहला केस आतिक अहमद के हमें खिलाफ लगता है कि एज एमएलए हो सकता है पहला हो या और भी हुआ हो, लेकिन ये जो है उस पर्टिकुलर केस में हमने तुरंत आदेश दिया उस सब इंस्पेक्टर को जी. और कहा कि मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उसने गाली देने का उसका कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही क्यों ना हो. जी. और मैंने कहा कि मैं उसको गिरफ्तार करूंगा बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. और मैंने तत्काल जो है वहाँ के लोकल जो सीईओ थे हम्म. उनको मैंने वायरलेस किया जी. और कहा कि जितनी भी फोर्स है उसको लेके आप धूमनगंज थाने में आइए जी. एंड वी मस्ट अरेस्ट. जी. सीईओ पता है क्या होता है जो कि हवाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी जिसको कहते जी. हैं, डीएसपी. ओके. हमारे पास पीएससी की कमी थी वहाँ पे. उस समय पीएससी, हमारे पास 1.5 सेक्शन पीएससी थी जो शहर में लगी हुई थी, उस शहर के रिजर्व में थी. जी. उस 1.5 सेक्शन को हमने विड्रॉ किया और धूमनगंज थाने में बुलाया. उस 1.5 सेक्शन पीएससी को हमने आधे में बांटा. कुछ आदमियों को हमने रखा, कुछ को हमने सीओ साहब को दिया, डीएसपी जो थे, और हमने कहा कि हम बांट. तो यू आर रेडी फॉर एनी कॉम्बैट? I was ready for any combat and I was very ready to arrest him. ओके. There was no going back. यानी गुंडागर्दी करे और इनके लोग अगर हाँ. तो जी. और ये था कि गुंडागर्दी उसने कैसे ये किया, ये उसने पुलिस को गाली क्यों दिया, उसने एक सर्विंग सब इंस्पेक्टर को गाली क्यों दिया, ये मुझको बर्दाश्त नहीं हो रहा था. और वो सब इंस्पेक्टर भी कह रहा था कि ये मेरे लिए ह्यूमिलिएशन की बात है, और अगर मैं कुछ नहीं करता तो शायद मैं फिर नीचे हो जाता, पीछे हो जाता. जी. और फिर हम दोनों जो है आधी आधी फोर्स बांट कर, मैंने कहा कि तुम ऑफिस में जाओ, ऑफिस की तरफ देखो, और मैं उसके घर पे जाता हूँ, गांव की तरफ जाता हूँ. जी. मैं जब उसके गांव पे पहुंचा तब तक कुछ अंधेरा भी होने लगा था, 5-5:30 हो रहा था. वो घर पे नहीं मिला. जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कॉन्वॉय में अतीक अहमद और उसके कुछ सपोर्टर्स जो हैं उधर से आ रहे हैं. जी. मैं समझ गया कि वो कहीं से आ रहा है और अब घर की तरफ आ रहा है. मैंने घर के बाहर, गांव के बाहर उसकी गाड़ी को मैंने इंटरसेप्ट किया, रोका और कहा कि तुमने जो है, मैंने शालीनता से कि आपने जो है ये गाली दी है, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, और मैं आपको थाने ले जाने आया. तो क्या थाने आप कैसे ले जाएंगे हिजबी साहब, आपने देखा नहीं ये मेरे गांव का क्षेत्र है, अगर आपने मुझको अरेस्ट किया तो यहाँ गोलियां चलेंगी और हजारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे. और मैंने तब तक देखा कि उसके सपोर्टर्स भी गांव से, कुछ हमें लगता है 300-400 की भीड़ तो आ ही गई होगी. अच्छा, इतनी जल्दी में थी? इतनी जल्दी, बिकॉज वो एरिया भी थोड़ा वो था और जी. शाम का वक्त था. जी. तो मुझे लगा हो सकता है कि 200 हो, 300 हो. और आपके पास कितने लोग थे? अब मेरे पास 7-8 लोग थे. अच्छा. मेरा गनर था और जो टुकड़ी थी, जो पीएससी की जो टुकड़ी थी, उसमें 6-7 लोग थे. जी. आप 1.5 सेक्शन को बांट दें आधा आधा में तो इस तरह की थी. जी. 10-12-15 तो लोग होते ही हैं. उसके बाद मैंने कहा कि विधायक जी, अगर गोली चलेगी तो आप भी मारे जाओगे और आपके लोग भी मारेंगे, हम भी मारे जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं. बड़ी हिम्मत दिखाई आपने. हमने हिम्मत दिखाई. और मेरी, आप समझ लीजिए कि उस समय मेरी नौकरी मात्र 4 साल की थी. जी. 4, 4.5, 5 साल की थी नौकरी. अब एज क्या थी उस समय? एज मेरी होगी 27-28 साल की होगी. और मैंने कहा कि नहीं, किसी भी दशा में इसको करना है. जी. वो घबरा सा गया. उसे लगा कि इस तरह का उत्तर वो नहीं महसूस कर रहा था. इतने में मैंने देखा कि सीओ साहब भी, डीएसपी जो हमारे थे वो भी आ रहे हैं. वो उनको वहां पे मिला नहीं, तो वो भी अपनी टुकड़ी के साथ आ रहे हैं. तो हमारे पास अच्छा खासा 20-22 की टुकड़ी के लोग हो गए थे. तो मेरा भी और जी.
हिम्मत मेरी बढ़ी, रीइंफोर्समेंट की बात हुई, जी तो मैंने और भी ताकत दिखाने की कोशिश की कि नहीं, अब तो आपको अरेस्ट करना ही है। लेकिन आप देखिए जैदी साहब की किस प्रकार किस्मत उसके हाथ में रही। जी इसी बीच वहाँ के मेयर जो हैं, इलाहाबाद शहर के जो मेयर थे, जी वो वहाँ आ गए जी और उन्होंने कहा कि साहब लखनऊ से पॉलिटिकल नेताओं की फ़ोन आई है कि आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। अच्छा और इसी बीच वहाँ के एक विधायक थे, उन्होंने भी ये कहना मुझसे प्रश्न करना शुरू कर दिया कि आप उन्हें क्यों कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? गिरफ्तार करने के लिए आपको असेंबली के स्पीकर का परमिशन लेना होगा। मैंने कहा कि जहाँ तक मैंने जाना है, असेंबली के स्पीकर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दैट आई नीड इज़ कि 24 घंटे के अंदर मैं उन्हें सूचित कर दूँ। जी ये सब बात चल रही थी। आप समझ लीजिए कि जी। मैं और कुछ फ़ोर्स और मेरा सीईओ और उसके अलावा वो लोग और उनके साथ भी कुछ लोग थे। कानूनी रस्सा कानूनी रस्साकसी जो है वो चल रहा था और इतने में जो है मुझे इतने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी दबाव आने लगा। उन्होंने कहा कि ऊपर से फ़ोन आया है, अब गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब जब सीनियर ऑफिसर्स का इस तरह आने लगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये उस वक्त तो वो एक छोटा सा गुंडा था और इंडिपेंडेंट छोटा सा गुंडा था, और लेकिन इंडिपेंडेंट एमएलए था। इंडिपेंडेंट एमएलए था। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, और यही डिफरेंस है जी मुंबई के माफियाओं में और यूपी के माफिया में। जी यूपी का जो माफिया है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या गैंगस्टर्स हैं, उनका पॉलिटिक्स से बहुत गहरा नाता है अच्छा और शुरू से ही है। जी। आपने शायद जाना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जी बहुत साल पहले हरिशंकर तिवारी को टिकट दिया था एमएलए बनने के लिए, और हरिशंकर तिवारी भी एक तरह से गैंगस्टर थे उस समय। तो पॉलिटिक्स और क्रिमिनलिटी का यूपी में बहुत गहरा संबंध था। चोली दामन के साथ है, चोल बट यूपी में ज्यादा है क्या? यूपी में बहुत ज़्यादा है जी और यही डिफरेंस दोनों के उसमें है। अगर हम मुंबई के माफियाओं की बात करें और उत्तर प्रदेश के माफियाओं की बात करें, जी तो दोनों में सबसे बड़ा मूल अंतर यही है कि मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल होने के कारण यहाँ फाइनेंस पे ज़्यादा ध्यान रहता है, पॉलिटिक्स पे कम होता है। जबकि उत्तर प्रदेश में कोई इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है, जी इसलिए वहाँ के गुंडे जो हैं, वहाँ के माफिया जो हैं, वहाँ के गैंगस्टर्स जो हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो हैं, वो एक्सटॉर्शन से, इलीगल माइनिंग से, जी लैंड ग्रैबिंग से, हम्म। इस तरह के कामों से वो अपनी प्रसिद्धि को पाते हैं और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। और वहाँ हत्याएं भी बहुत और ज्यादा हत्याएं क्रूरता होती से हैं। ग्रूसम और वायलेंस। सभी में जैदी साहब, सभी में पॉलिटिकल पेट्रोनेज रहता है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन रहता है, एक्सेप्ट दिस रिजीम। जी। और यही कारण है कि इंडिपेंडेंट एमएलएज जो हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी शुरू में हो जी या अतीक अहमद हो या फॉर दैट मैटर जितने भी हों, जी उन सबों के इंडिपेंडेंट होने की कीमत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं, क्योंकि ये माफियाज जो हैं वो एक्सटॉर्शंस कर सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, वो कर सकते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल रिजीम्स को भी सपोर्ट करके गिरा सकते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद इन्वॉल्व था। जी। ये पुलिस जो है उनको बढ़ने क्यों देती है? मतलब ये जब मामला शुरुआत होती है, एक कहावत है कि जब बिल्ली पहले रोज दूध पीने आए तभी उसको मार दो ताकि बिल्कुल दोबारा। सही है और वही आजकल हो रहा है। हाँ तो आजकल आजकल वही इनको इतना बड़ा करने के होने कैसे दिया? जो बड़े हो चुके जी उनको सफाया करने का काम आज की सरकार कर रही है। जी और ये हम लोगों ने 2017 से किया। जी 2017 से लेके अभी तक जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं या अकाउंट फॉर हुए हैं या टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं या लीगल एक्शंस लिए गए हैं, वो इन सबों का द्योतक है कि किस प्रकार माफियाओं का प्रचार प्रसार इतनी जोरों से हुआ। मुख्तार अंसारी फॉर एग्जांपल, मुख्तार अंसारी, आप सोचें कि उसने छोटे से क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने को पंजाब में बंद कर लिया। कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी बंद कर लिया? कुछ उसका एक्साइज एक्ट में उसने अपने आप को नॉमिनेट करा लिया, अपने आप को अक्यूज बना लिया जी और वहां से ट्रांसफर करा लिया। जी और उसकी मिली भगत थी जेल के अधिकारियों से जी और वो वहां से शिफ्ट हो गया, बांदा के जेल से वो चला गया पंजाब। जी और हम उस समय लिखते रह गए, हमारी सरकार वहां लिखती रह गई कि किस प्रकार हम उसको वहां से हटाएं। पेशी पे आता नहीं था, वो अपने मेडिकल रिपोर्ट्स का बहाना करता था कि हमारी तबीयत खराब है, हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेट पे डेट लगती रहती थी एमपी एमएलए कोर्ट में। जी तो ये सारी चीजें जो है वो माफियाओं का एक बहुत जोर से इस तरह का प्रचलन जो हो रहा था, जिसमें न केवल वो गिरफ्तार होने से बचते थे बल्कि अपने प्रोसिक्यूशंस को भी इवेट करते थे, अच्छा ट्रायल्स को भी इवेट करते थे। यही कारण है कि कोई कन्विक्शन नहीं होता था। अच्छा कन्विक्शन नहीं होने का कारण ये था कि एक तो विटनेसेस नहीं आते थे, जी विटनेसेस की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो विटनेस आके उनके खिलाफ गवाही दें। जी हम लोगों ने सबसे बड़ा काम ये किया कि हम लोगों ने केवल माफियाओं पे, गैंगस्टर्स पे, क्रिमिनल्स पे ही दबाव नहीं डाला, बल्कि हम लोगों ने गवाहों की भी सुरक्षा प्रदान की।
प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब इन लोगों पे प्रहार होने लगा, जब माफियाओं पे प्रहार होने लगा, तो गवाह भी जो हैं वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगे और वो गवाही देने लगे। और उस गवाही के कारण जो है तारीखों पे तारीख जो है देना बंद हो गया। और यही कारण है कि कन्विक्शन रेट भी बढ़ा और ये लोग कन्विक्ट होने लगे। तो मैं समझता हूँ कि एक 360 डिग्री का जो अटैक होता है जी किसी भी रीजनेबल, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल गवर्नमेंट का, वो इस गवर्नमेंट ने किया। और इस गवर्नमेंट ने किया, यही कारण है कि पुलिस प्रशासन वही पुलिस वही थी, लेकिन पुलिस की लीडरशिप में भी चेंजेस आए। मैं सिर्फ अतीक की कहानी को खाली थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए, हम सॉरी, कि कितने केसेस, यानी जब 89-90 में वो आदमी अरेस्ट नहीं हुआ तो फाइनली उसकी मृत्यु तक उसने कितने अपराध किए, क्या क्या कितने केस दर्ज हुए उसके ऊपर? हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे जी लेकिन हमें लगता है 50-60 ऐसे केसेस थे जो उसके खिलाफ थे। जी आपको तो फेमस मालूम होगा 2005 में राजू पाल का मर्डर हुआ, उसने कराया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस उसके थे और लोग कहते हैं कि वो उसका तो मुंबई से लिंक ये था कि उसके सारे जो क्रिमिनल्स थे जो उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, छिपने के लिए मुंबई आ गए थे। जी और वो मुंबई से उनको पकड़ के लाता था और उसको जानवरों की तरह उसकी बोटी बोटी नोचता था। कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि क्रिमिनल्स का पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गए वो। मतलब अपने दुश्मनों को इस तरह करता था वो। हाँ तो अतीक अहमद का बहुत ही विभत्स चेहरा था, जी बहुत ही एक अमानवीय स्वरूप था उसका, जी जिसके कारण उसकी तोती बोलती थी। आपने एक फेमस फोटो भी देखा होगा कि किस प्रकार वो अपने बहुत ही विशालकाय कुत्ते को, जी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस कुत्ते को उससे हाथ मिला रहे हैं। अच्छा आप इमेजिन कीजिए कि उसका पॉलिटिकल पेट्रोनेज कैसा रहा। एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो बाद में फिर एमपी बना, जी और एमपी बनने के बाद उसने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देना शुरू किया और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, उस तरह की तस्वीर लोगों के सामने आई। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास संदेश किस प्रकार का जाएगा। जी संदेश तो यही जाएगा कि ये सारे जो हैं पॉलिटिक्स से मिले हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। जी और यही कारण है कि वो जो आपका प्रश्न है कि सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि हम क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। जी हम एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं, पॉलिटिशियंस इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं कि उनके वोट बैंक को वो मैनेज करते हैं। पॉलिटिशियन मुंबई में तो एनकाउंटर्स कर रहे थे वो लोग, और अच्छे अच्छे लोगों को, यानी मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, सरकार पार्टी का नाम नहीं लूँगा, और उनकी पार्टी से कनेक्टेड बड़े बड़े गैंगस्टर्स का एनकाउंटर कर दिया गया। ये यहाँ भी हुआ। अमर नायक जो है, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, बट अमर नायक वाज कनेक्टेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, वन ऑफ द कोalition पार्टनर्स, ही वाज कनेक्टेड, बट इसका एनकाउंटर कर दिया गया। अमर नायक वाज अ वेरी बिग गैंग इन द नेम ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े नाम थे, पर उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनको बढ़ने ना दिया जाए। यूपी में एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हमारा नहीं, यूपी में इनकाउंटर हमेशा हुआ है जी, यूपी में इनकाउंटर ऐसी नहीं बात है कि ये पहली बार हुआ है या कभी नहीं हुआ है। वो शायद विकास कौन था उसके नाम से उस वक्त से शुरू हुआ था। शिव प्रकाश शुक्ला का हुआ इनकाउंटर, उसके पहले भी बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए जी और उसके बाद भी इनकाउंटर्स हुए। आपने देखा कि विकास दुबे को भी मारा गया। हालांकि विकास दुबे बहुत बड़ा क्रिमिनल ऐसा नहीं था, जी वो था अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के टक्कर का नहीं था, या ब्रजेश शुक्ला वगैरह के टक्कर का नहीं था। एक लोकल टाइप का माफिया भी नहीं कहेंगे, क्रिमिनल था। लेकिन उसने जो है जिस तरह का विभत्स काम किया, जिसमें 7-8-9 पुलिस कर्मियों को मारा, जी उसके बाद वो खुद जान रहा कि क्या उसका हुआ। इनकाउंटर्स में हमेशा आप देखे होंगे कि पहले के फेज में डकैतियां होती थी, तो डकैतों को मारने का काम भी वीपी सिंह साहब के समय में हुआ था। जी लेकिन इनकाउंटर्स नहीं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब पॉलिटिक्स और क्रिमिनलिटी दोनों एक साथ मिल जाते हैं जी तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इस गठबंधन को जोड़ना और हटाना। कोर्ट से बेल मिल जा रही है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जा रही है, हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको जो रियायत मिल जा रही है, तो इससे बेहतर ये है कि भाई आप वो करें। हाँ, मतलब बॉम्बे में तो उन्होंने यही तो किया, ये अंडर सफाई है, ऐसे ही हुआ। लेकिन बाहुबली का जो सिस्टम रहा यूपी में आज भी है, आज भी बड़े बाहुबली बैठे हुए हैं। अब तो नहीं है इस तरह का। अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जितने भी बड़े बड़े हुए उनके ऊपर इस प्रकार का अटैक हुआ है, जी टारगेटेड एक्शंस लिए गए हैं, जी मोस्ट वांटेड की लिस्ट बनाई गई, टॉप 10 की लिस्ट बनाई गई। जी और उन लोगों का अब आप सोच ले कि अब उनके जितने भी गैंगस्टर्स के गैंग के जो मेंबर हैं, उन सबों पे भी वो हो रहा है और वो मारे जा रहे हैं। जी और मारे जा रहे हैं इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि आपको याद होगा कि 2018-19 में तो लोग तख्ती लेकर आते थे पुलिस स्टेशन के पास और कहते थे कि मुझे जेल भेज दीजिए, अच्छा, मैं जेल में ज़्यादा सुरक्षित हूँ, बाहर नहीं हूँ। तख्ती लेके आते तख्ती लेकर आते थे कि मैं जेल जाना चाहता हूँ। और वो
ऐसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने काफी जघन्य अपराध किया है। जी, सख्ती लेके आना मतलब क्या था? व्हाट इज द मतलब ये था कि जो क्रिमिनल्स, जो जघन्य अपराधी जो हैं, जिन्हें बेल दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो भी अपने को असुरक्षित महसूस करते थे यूपी में जी 2018-2019 में, और उन्होंने थाने पर आकर, और ये कई बार न्यूज़पेपर में निकला, टीवी चैनल्स पे आए, कि वो तख्ती लेकर आते थे जिस तख्ती पे लिखा रहता था कि मुझे जेल भेज दिया जाए, अच्छा मैं सुरक्षित रहूंगा जेल में, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर कोई ऐसा काम मैंने किया तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, हमें स्पेयर नहीं करेगी। और क्रिमिनलिटी जो है वो कई दिनों तक, कई सालों तक उनके पीछे लगी रहती है, और उनका बिहेवियर कैसा था, कैसा नहीं होना चाहिए, वी एक्सपेक्टेड अ गुड बिहेवियर फ्रॉम देम, बट दे थॉट इट बेटर। जी उनको ज़्यादा ये अच्छा लगा कि हम जेल के अंदर रहें ताकि ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे बनिस्बत की बाहर। ये मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल्स के खिलाफ जो पुलिस का एक भय था, जी वो भय हम लोगों ने बरकरार किया। हम लोगों ने पहली बार रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया, और उस रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करके हमने दिखाया कि पुलिस का आतंक जो है वो क्रिमिनल्स के लिए है, न कि निर्दोष नागरिकों के लिए। और ये बहुत ज़रूरी था पुलिस की इस प्रकार के संदेश को देने का, और ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कई सालों से, यदि आपने देखा होगा कि 2017 के पहले जी क्राइम रेट बहुत हाई था, कॉमनल इंसिडेंट्स बहुत हो रहे थे, मुजफ्फरनगर राइट्स हुआ, और इस प्रकार बिजनौर, रामपुर, ऐसे कई शहर थे जिसमें कि कॉमनल इंसिडेंट्स खूब होते थे। जी क्रिमिनलिटी इन पुलिस, जी और पुलिस पे अटैक, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों का आतंक ऐसा था कि पुलिस पे अटैक करना ये चूकते नहीं थे। कई ऐसे इनकाउंटर्स हुए जिनका अगर हिस्ट्री आप देखेंगे क्रिमिनल्स का, तो उन्होंने पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा। पुलिस कस्टडी में उन्होंने जब वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास, जी तो उन्होंने पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी उन्होंने हथियार से पुलिसकर्मियों को, सब इंस्पेक्टर्स को, इंस्पेक्टर्स को मारा, और मारकर वो भाग गए। फिर उनका इनकाउंटर हुआ। जी तो मैं समझता हूँ कि एक जो हावी होता है क्रिमिनल्स, और वो सिस्टम को जो किस प्रकार बर्बाद करता है, वो हमने ज्वलंत उदाहरण देखा पिछले 10 सालों से। 10 सालों की यूपी से तो मतलब मुंबई वाले जो माफिया थी वो यूपी से भी जो है लोगों को इंपोर्ट कर रही थी। यूपी से क्रिमिनल्स आ रहे थे मुंबई। फॉर एग्जांपल अबू सालिम के ज़माने में बिल्कुल अबू सालिम ने आजमगढ़ से लोगों को जो ला के मुंबई में शूट आउट्स करवाए हैं, और कितनी सारी किलिंग जो हुई हैं वो अबू सालिम के से ही हुई है। वो और अबू सालिम आपको पता है आजमगढ़ में सराय मीर से उसका मैं तो डीआईजी आजमगढ़ था जी 1998-99 में, जी और मुझे याद है कि महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने, जी कोई किसी संदर्भ में मुझसे फ़ोन पे बात की, और उन्होंने कहा कि ओपी सिंह, ये बताइए कि ये क्या कारण है कि 10 क्रिमिनल्स में 6-7 ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो आजमगढ़ के होते हैं। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट आजमगढ़? अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना अपराध क्यों है वहाँ पे? हाँ, इतने बड़ा क्यों है? जी और अबू सलेम was the first, in fact, he was a famous criminal, आजमगढ़ से बहुत से क्रिमिनल्स थे, बट ही वाज द मोस्ट नोटोरियस वन। notorious one, जी जिसको वो किया गया। जी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि पूरे उस तरह का जो बेल्ट था, जी वो एक फर्टाइल बेल्ट था जहाँ की क्रिमिनलिटी जो है पनप रही थी, और उनको बहुत बड़ा एक माध्यम मिल रहा था। मुंबई का बाजार जो है, मुंबई का जो क्रिमिनल इलाका है। तो वो आजमगढ़ के लोगों को आपने सोचा नहीं कि कभी जो साइमीर के उस क्षेत्र के जो जो अपराधी जो मुंबई में आके सक्रिय हो रहे थे, आपने कभी सोचा नहीं कि उनको कंट्रोल करें या उनको आप? नहीं, कई बार ऐसे ऑपरेशंस किए गए, और जी कई बार ऐसे जॉइंट ऑपरेशंस भी किए गए, और ये भी लगा कि हम उन पर नज़र रख रहे हैं। हालांकि आजमगढ़ में वैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। मैं आपको एक वाकया अबू सलेम का बताता हूँ जी कि अबू सलेम जो है वो उस समय ही वाज नॉट अरेस्टेड, जी ही वाज एट लार्ज। जी कौन से पीरियड की बात होगी? ये 98-99 की बात अच्छा है। जी और अबू सलेम के परिवार वाले में कुछ परिवार के सदस्य जो है वो आजमगढ़ में भी रहते थे, कुछ लखनऊ में रहते थे। जी कई बार ऐसा हिंदी न्यूज़पेपर में निकलता था कि अबू सलेम जो है वो अपनी माँ से मिलने आया है और अपने परिवार वालों से मिलने आया है। अच्छा गुप्त तरीके से एकदम गुप्त तरीके से आता है, और उससे जो है बड़ी किरकिरी होती थी अच्छा आजमगढ़ पुलिस की और उत्तर प्रदेश पुलिस की। कई लोग हमसे पूछते थे कि सर, अफवाह थी कि इसमें कोई ये हकीकत है? अफवाह थी, एकदम टोटल अफवाह थी, लेकिन इस प्रकार की न्यूज़ आते रहते थे। जी तो हमने सोचा, आजमगढ़ की पुलिस ने सोचा कि क्यों ना उनसे पूछताछ किया जाए। पूछताछ के लिए उसके भाई या उसकी माँ से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई आधार नहीं निकला और उसको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। जी लेकिन इस बीच जो है कई फ़ोन्स मेरे पास आए कि साहब उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है या क्यों पूछताछ किया जा रहा है। आप तब क्या? मैं उस समय डीआईजी था आजमगढ़। अच्छा
जी। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अबू सलेम फोन कहाँ से आ रहे थे आप? फ़ोन कहीं कहीं से आ रहे थे, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये फ़ोन जो थे बड़े बड़े लोगों के, प्रभावशाली लोगों के, मिनिस्टर्स के? मिनिस्टर्स भी थे, कुछ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन लोगों के आ रहे थे। और कोई उनको हम लोगों ने बंद भी नहीं किया था। जी। इसी बीच जो है एक सीबीआई के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे जी। फ़ोन किया, जी। और फ़ोन करके कुछ दिनों के बाद, और फ़ोन करके मुझसे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने अबू सलेम के रिश्तेदार को किसके कहने पे छोड़ा? हम्म। तो मैंने कहा कि किसी के कहने पे मैं नहीं छोड़ा, और हम लोग उसको बंद भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बंद करने का कोई औचित्य नहीं था, जी। और उनकी कोई गलती, कोई निर्दोष थे सब। उनसे केवल जानकारी ली जा रही थी कि क्या ये सही है कि अबू सलेम चोरी छुपे आता है यहाँ पे। और जब हम लोग को मिला कि नहीं, कोई उसकी कोई ठोस सबूत नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई एक नौकरशाह का, कोई एक वरिष्ठ नौकरशाह का फ़ोन आया था। जी। तो हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं। वरिष्ठ नौकरशाह? हाँ, ब्यूरोक्रेट, अच्छा। टॉप ब्यूरोक्रेट का। ओके। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मेरे पास फ़ोन नहीं आया था। जी। तो मैंने उनसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा, सीबीआई के जो ऑफिसर थे, कि सर ये बताएं कि ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है, जी। और वो कन्वर्सेशन जो है वो अबू सलेम और एक पॉलिटिशियन के बीच हो रहा है। जी। और उसमें अबू सलेम ने उस पॉलिटिशियन से कहा कि मुझे आजमगढ़ पुलिस की मदद चाहिए, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आजमगढ़ पुलिस को बताएं कि वो इस तरह तंग न करे। अगर वो इस तरह तंग करेंगे तो आजमगढ़ का भी वही हाल होगा जो मैंने मुंबई का किया। अच्छा। जैसे मुंबई में हमने ब्लास्ट किया, उसी तरह आजमगढ़ में भी ब्लास्ट होगा। जी। ये बात उसने 98-99 में उस सीबीआई के ऑफिसर ने मुझे बताया। जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार की बात कही जा रही है। इतनी तो खुली हुई इतनी धमकी? खुली हुई धमकी उसने उस पॉलिटिशियन को दिया, और फिर बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता। उस पॉलिटिशियन ने उस ब्यूरोक्रेट को कहा या नहीं कहा, या सीबीआई ने इस फोन को किया, तो जरूर कोई बात रही होगी। जी। तो इस प्रकार की बातें होती रहती थी वहाँ। तो सीबीआई तो जो फिलहाल जब अबू सालिम को उन्होंने एक्सट्राइट करके लाए हैं मुंबई में, और सीबीआई जब मुंबई ब्लास्ट में उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, तो दे हैव नॉट यूज्ड दिस एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम। They may not have used because it was not supported by evidence. I don't know जी। क्या उनका रहा होगा, बट मुझे नहीं मालूम है कि it was supported, और मे बी कि इस प्रकार बहुत ही कैजुअल वे में अबू सलीम ने कहा होगा। क्या रहा होगा, क्या उसकी गंभीरता रही होगी, जी। इस पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस प्रकार की बात कही गई थी। तो मैं सिर्फ अब ये जानना चाह रहा था कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जिस तरह से ये दोनों जो इनका सफाया हुआ, द वे अतीक अहमद वाज किल्ड, एक सवाल है, आप अब सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड हो गए, मे बी यू कैन वेरी ओपनली से अबाउट दिस, वाज अतीक अहमद स्टेट किलिंग द वे ही वाज किल्ड? इट्स बीन सस्पेक्टेड कि उसको स्टेट ने जो एलिमिनेट कर दिया द वे ही वाज किल्ड। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, अभी इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है। जी। मैं ये कह नहीं पाऊंगा, हम्म। और कहना भी नहीं चाहूंगा जी। कि was it done by the state जी। or was it done by somebody who posed as a journalist? जी। आपको याद ही होगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक और उसके भाई जा रहे थे, जी। और इसी बीच ये दुर्घटना या घटना हुई, और उसमें एक व्यक्ति आया और उसने जो है पत्रकार के रूप में अपने जी। को वो जी। किया, और उसने गोली चलाई और वो मारा गया। वो पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था, मतलब जुडिशियली वो जेल से उसको लाया गया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जी। तो इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, इट जी। वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जेल अथॉरिटीज। जी। तो मैं समझता हूँ कि जो इंक्वायरी हो रही है, जो कमीशन बैठा है, या जो लोग इसकी जांच कर रहे हैं, वो सब संभवतः इसको पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अभी इस Maybe it was a part of cleanup operation. could be. जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, maybe that was the idea. हाँ, मैं नहीं जानता, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये है कि ये घटना तो घटी ही, जी। और उस समय ही वॉज वेल सिक्योर्ड, जी। ही वॉज इन ए सेफ कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो इस तरह की बात हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लिंक होंगे। जी। इन लोगों ने, कुछ लोगों ने मतलब एक सेक्शन of लोगों ने इसको काफ़ी सराहनीय समझा, लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया कि इफ़ एट ऑल इट्स अ पार्ट ऑफ क्लीन अप ऑपरेशन, तो दे अप्रिशिएटेड। कुछ तरफ से एतराज़ भी हुए, तो मतलब दोनों बातें हैं, दोनों मुद्दे हैं। तो आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक जो है ये संभव है, या कहाँ तक ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी स्टेट, जी। या फॉर दैट मैटर कोई भी पुलिस लीडरशिप, कोल्ड ब्लडेड मर्डर को इनकाउंटर की संज्ञा नहीं देना चाहेगी। जी।
ये हर एक पुलिस ऑफिसर के स्वाभिमान को भी धक्का देता है हम्म, एंड इट हर्ट्स द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन एंड कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। जी लोगों की आकांक्षाएं, क्योंकि हम उनकी आकांक्षाएं तुरंत नहीं कर पाते हैं। जी जुडिशियल सिस्टम बहुत टार्डी है, बहुत स्लगिश है, बहुत टाइम लगता है उसमें, और साथ ही साथ लोगों की महत्वाकांक्षा भी रहती है कि एकदम इंस्टेंट जस्टिस होनी चाहिए। जैसे जो भी इनकाउंटर्स हुए हैं, हम्म, उन इनकाउंटर्स में जो मारे गए हैं, उनके अगर इतिहास, आप आपराधिक इतिहास अगर आप देखेंगे, हम्म, तो आप पाएंगे कि उन्होंने जघन्य अपराध किया है, लोगों की हत्याएं की हैं, लड़कियों का रेप किया है, जी टॉर्चर किया है। हम्म, और उनको इस प्रकार अगर आप उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, पुलिस ने शायद ठीक ही किया जी जो उनको इस तरह के इनकाउंटर में मारा। और वो इनकाउंटर जो है इसलिए मारा गया क्योंकि पुलिस के ऊपर उन्होंने अटैक किया, पुलिस के जी ऊपर फायरिंग की। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी मेंटेन। करेक्ट और यही कारण है कि किसी भी इनकाउंटर में, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, इनकाउंटर के सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जी जो गाइडलाइंस होते हैं, जो करना रहता है उस इनकाउंटर में जिसमें क्रिमिनल मारा जाता है। उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी बाद में होती है फिर कभी कभी, और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस भी माने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। तो इन सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को देखें। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं जो है वो भी रहती हैं, उसको हम नहीं। नहीं फॉर एग्जाम्पल लोगों ने जो आपने बताया कि जैसे जो ये प्रदेश की सरकार फिलहाल जो सीरियस होती जा रही है, जैसे मुख्तार अंसारी की जो जो मृत्यु हुई है, लोग कह रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ है। मतलब दोस्तों संदेहात्मक है कि देयर इज अ सस्पिशन वेदर ही वाज काइंड ऑफ मेड टू डाई और व्हाटएवर। तो बस सवाल ये था कि क्या सरकार वाकई जागरूक हो गई है, क्या वाकई वैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने सवाल कर लिया। लेकिन मैं इससे मिलता जुलता एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जब ये लोग बड़े हो रहे होते हैं, अभी आपने पॉलिटिकल पैटर्नेज कही है, बट मेरा कहना है कि बिफोर दे गेट कनेक्टेड विद खादी दे ऑलवेज गो थ्रू खाकी। इट्स ऑल्सो द पुलिस जिसको वो जो है रिश्वत देती है, अपने यानी उनको अपने पेरोल पे रखती है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस कि कितने पुलिसकर्मी जो उनको जो सहयोग देते हैं उनके बड़े होने में, उनके आगे बढ़ने में, उनके अपराध की तरफ से निगाह फेर लेना, दे टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द क्राइम। मतलब फॉर एग्जांपल लड़कियों का रेप या फॉर एग्जांपल हत्याएं। अब एक मिनिस्टर जो बैठा हुआ है वो तो खाली फ़ोन करके उसको सपोर्ट दे सकता है, बट जो ग्राउंड लेवल का ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो खुद के खिलाफ केस नहीं बनाता। ये जो आपने हिम्मत दिखाई वैसी हिम्मत हर कोई नहीं दिखाता। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे किसी तरह पुलिस भी बढ़ावा देती है इन अपराधियों के बड़ा होने में? बिल्कुल देती है, जी बिल्कुल देती है। जी और वही मैंने कहा कि पहले जो है वो 7-8 साल पहले सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि क्रिमिनलिटी जो पुलिस के अंदर होती है वो भी खुलकर सामने आता था। और क्रिमिनल्स जो हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते थे, वो केवल पॉलिटिशियंस का फ़ायदा नहीं उठाते थे, जी वो क्रिमिनल पुलिस वालों का भी फ़ायदा उठाते थे। हम्म, और कई ऐसे केसेस में हम लोगों ने देखा कि पुलिस वाले जो हैं वो उन लोगों से मिले हुए रहते थे। हम्म, जैसा आपने कहा, उनके सारे गंदे कारनामों को नज़रअंदाज करते थे, हाँ और नज़रअंदाज करने के कारण न उनकी गिरफ्तारी होती थी, न उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे, जी और उनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी जाती थी। जी एक बार आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिए, पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं? नॉट दैट कि वो दे बिकम वेरी पावरफुल, जी बट दे गेन रिस्पेक्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। उनको एक ऐसा लगता है कि विधायक जी हैं, जी सांसद जी हैं, तो उनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिलने की कोशिश होती है, और उसके साथ फिर पुलिस की टुकड़ी लग जाती है, जी उनके शैडोज लग जाते हैं, उनके गार्ड्स लग जाते हैं, जी उनके इर्द गिर्द जो है पुलिस वाले मंडराने लगते हैं, हम्म, उनको एक भव्यता मिलती है। जी। तो यही हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस वक्त उन्होंने जो लोगों को बोटी बोटी करके जो का टुकड़े टुकड़े करके हत्याएं की, उस वक्त पुलिस वालों ने कोई खास सीरियस एक्शन लेके उनको व्हाई दे वर नॉट थ्रोन बिहाइंड द ये हमारे लीडरशिप की कमी है, जी ये प्योर हमारे लीडरशिप की कमी है। जिस प्रकार मैंने 1988 और 99 में दिखाने की कोशिश की, जी जो मैं एक सबसे जूनियर ऑफिसर था, जी लेकिन मैंने ये हिम्मत रखी कि मैं मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करूंगा, और इस बात की प्रशंसा वहां के लोगों ने की बाद में। उन्होंने कहा कि कम से कम इसने हिम्मत तो दिखाई, ये भी चुपचाप बैठा रह सकता था, कोई भी पुलिस अधिकारी भी चुपचाप बैठा रह सकता था। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जी बुलंदशहर में 2018 की दिसंबर में एक हम्म। हमारे सर्विंग एसएचओ की हत्या कर दी गई। और से की थी हत्या? उसमें एक मॉब ने हत्या की, अच्छा एक भीड़ ने हत्या की, जिस भीड़ में लगभग 200-300 लोग थे, जी और उसमें हिंदू संगठन के लोग थे, जी जिसमें बजरंग बल था, बजरंग दल के लोग थे, और कई लोग थे। और जी। उसमें
कई लोगों उसमें 44 लोगों को हम लोग लोगों ने नामजद किया जी और उसमें से 6 की तो शायद मृत्यु हो गई। 38 लोगों को अभी हाल ही में उसको सजा मिली है जी और उसमें से 5 को आजीवन कारावास मिला और जी। बाकी को 7 साल की सजा मिल गई। जी और हम लोगों ने उसमें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, आप इमेजिन कीजिए हम्म, कि रूलिंग पार्टी के से जुड़ा हुआ होने के बावजूद जी उस केस की विवेचना बहुत अच्छे ढंग से की गई, जी एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया, जी इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस को लाया गया और उसके बाद चार्जशीट 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दी गई और उसमें बजरंग दल के एक संयोजक को 7 साल की सजा हुई। क्या केस क्या हुआ? तो मॉब ने क्यों उनके ऊपर? वो एक ऐसा था कि वहाँ पे गाय के मांस के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुआ। जी बुलंदशहर के पास ही एक सयाना जगह है जी जहाँ पे सुबह सुबह गाय का मांस वहाँ मिला। जी एक मांस मिला जिसमें लोगों ने अफवाह दी के अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पे वो हुआ है। जी और बुलंदशहर में उस समय मजलिस चल रही थी एक मुस्लिम संप्रदाय का, जिसमें कि करीब 7-8 लाख लोग आए थे। 3 दिन का वो चलना था और उसके बाद जो है इस अफवाह के कारण जो है बहुत से लोग, करीब 200-250-300 लोग जो है वो थाने पे आ गए, पुलिस चौकी पे आए, उन्होंने पुलिस चौकी को जला दिया, थाने को प्रहार किया और उसके बाद वहाँ के पुलिसकर्मी जो है भाग गए वहाँ से। मैं उस समय डीजीपी था जी और हम लोगों ने फिर उसको बहुत बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, उस इंस्पेक्टर की। जी और हम लोगों ने इस पे बहुत कड़े कदम उठाए। हम्म वहाँ पे तत्काल जो है हम लोगों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें फौज का एक सिपाही था जो छुट्टी लेकर आया था, वो भी उसमें सम्मिलित था। उसको हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर से पकड़वा के यहाँ पे गिरफ्तार किया। अच्छा, और उसके अलावा फौज के सिपाही भी शामिल हो गए 10 मिनट? शामिल वो वहाँ का वो छुट्टी पे आया हुआ था। अच्छा उसके अलावा कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो सदस्य थे जी वो उसमें इन्वॉल्व थे, जी सब नामजद थे। जी और उस नामजद होने के बाद भी उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंसेस मिले और अब जो है कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको कन्विक्ट किया जी और जो कन्विक्ट किया उसको 7 साल की सजा मिली और कुछ को आजीवन कारावास मिली। तो ये कहना गलत है कि लीडरशिप का रोल नहीं होता। पुलिस लीडरशिप का रोल होता है कि उसे निष्पक्ष तरीके से काम करने की सोचना चाहिए। जी। अब जो बाहुबली, जो मे बी दे आर नॉट रिटायर्ड या मे बी लोग खामोश बैठे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग अब भी उनकी अंडरग्राउंड गतिविधियां जो हैं, क्या उन पे नज़र रखी जा रही है? क्योंकि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अब भी ऐसे बहुत से बाहुबली हैं जो यूपी में बैठे हैं, दे आर बिजी, बट उनकी एक्टिविटीज़ जो है उतनी ओपन नहीं है, बट दे आर स्टिल एक्टिव। तो सरकार या पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है ऐसे बाहुबली को नज़र रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए या उनको कट डाउन करने के लिए? उन सभी लोगों की जो बेल पर बाहर आए हुए हैं या वो सभी लोग जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है जी या वो सभी लोग जो पहले एक्टिव रहे हैं, हम्म उन सबों पे नज़र रखी जा रही है। हम्म और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके जितने भी इलगॉटन प्रॉपर्टीज़ हैं, जी सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने कहा ना कि उनका इलीगल माइनिंग है, हम्म लैंड ग्रैबिंग है। अब आप अतीक को देखें, अतीक ने कितने हजार एकड़ ज़मीन उसने कब्जा कर रखा था जी और वो कब्जा जो है वो उसकी फिefdom थी, उसका जी साम्राज्य था। जी उन सभी जमीनों को छुड़वाया गया, हम्म सीज किया गया, सरकार ने सीज किया। जी जो बुलडोजर की जो प्रथा है वो वहीं से शुरू हुई। अच्छा वो वांटेड क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं हुई, वो जी सबसे पहले जो है उन्हीं प्रॉपर्टीज को सिक्योर करने के लिए, प्रॉपर्टीज को सीज करने के लिए किया गया। हम्म कई मकान ध्वस्त किए गए जो कि इलीगल लैंड पे बनाए गए थे, इलीगल जमीन पे बनाए गए थे। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, उनकी ज़मीन को लिया जा रहा है, इलीगल ज़मीन को, उनके बेल्स को जो है कैंसिल किया जा रहा है, उनके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठा किया जा रहा है। जी मैं ज़रूर समझता हूँ कि अभी वो सो रहे हैं और हम्म हो सकता है कि जग जाएं, जी लेकिन उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई हो रही है कि उन्हें वक्त लगेगा फिर से जिंदा होने में। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आपने इतनी बढ़िया बातें बताई। आई रियली होप कि हमारे दर्शक जो हैं वो अपने कमेंट्स देंगे और हमारा प्रोत्साहन करेंगे सिंह साहब जैसे ऑफिसर्स को, ताकि और हिम्मत दिखाएं और अपराध को जड़ से ख़त्म कर दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।